गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल निशा मैथ फॉर यू में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या होता है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से बच्चे सबसे पहले हम कुछ संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो फिर चैप्टर में बढ़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपका है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली 1 2 3 4 संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के समुच्चय यानी सदस्य को n से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते हैं तो n से। प्राकृत संख्या के सदस्य को n से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर समझिए n बराबर, ये मंझली ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर वो सभी संख्या को लिखेंगे कॉमा दे देकर 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट तक, ठीक ना। लास्ट आपका पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। तो गिनती में आपसे कोई भी पूछ देगा, गिनती में प्रयुक्त होने वाली, जैसे 1 2 3 4 ये सब गिनती करते हैं ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं कौन सी है तो 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है ना। और प्राकृत संख्या को हम n से सूचित कर देते हैं, ठीक ना, कैपिटल N डार्क लेटर। इसको हम लिखते हैं इसी तरह मंझली ब्रैकेट, इसके अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सभी संख्या प्राकृत संख्या है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल, प्राकृत संख्या को हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना बच्चे, आपको इस तरह से एक रेखा खींच लेना है, एक संख्या रेखा खींच लेना है और यहाँ पे यहाँ लेंगे 0, ठीक। और सब ये बराबर दूरी पर होगा, 1 2 3 4 5 ये सब जो होगा ना इकाई दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। और ये 0 है ना, तो इसके ऊपर हमें यहाँ नाम लिए हैं O, फिर लिए हैं A1 A2 A3 A4 A5। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखेंगे OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5, ठीक ना। तो ये सब जो दिखा रहा है OA1 बराबर A1 A2, ये संख्या को दर्शा रहा है कि सब बराबर दूरी पर है, इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कोई पूछेगा कि आपसे प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, इस तरह से आप लोग को बता देना है और प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पे दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दूसरा आपका पॉइंट है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य को शून्य, प्राकृत संख्या के सदस्य में कर दीजिएगा, प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को शामिल करने से जो सदस्य बनते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के सदस्य को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के सदस्य किससे सूचित करते हैं बच्चे, यह W से सूचित करते हैं, इस तरह से, ठीक ना। और इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ W बराबर, इसमें लिखेंगे मंझली ब्रैकेट और प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को शामिल कर, जैसे 1 2 3 4 ये सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। और इस प्राकृत संख्या के सदस्य में एक 0 मात्र को मिलाने से 0 से लेकर के लास्ट जो संख्या बनेगा, ये सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक ना। तो समझ जाएगा, फिर समझिए, प्राकृत संख्या के सदस्य में 1 2 3 4 प्राकृत संख्या सदस्य है, इसमें शून्य को मिलाने से जो हमारा यहाँ से लेकर के लास्ट तक जो समुच्चय बनेगा, सो संग्रह बन रहा है, इसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूछेगा कि आप पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, पूर्ण संख्या को भी संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है। उसके लिए भी आप लोग इसी तरह से एक रेखा खींच लीजिएगा, संख्या रेखा, ठीक। और इस पर सभी बराबर दूरी पर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक ना, सभी बराबर दूरी पर रहेगा। और इसका भी नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो दिए तो यहाँ हो गया B1 B2 B3 B4 B5, समझ गए ना। नामकरण कोई भी आप ABCD का अक्षर यूज कर सकते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो OA1, ठीक ना, OB1 बराबर B1 B2, ठीक, दोनों को एक साथ बराबर, और लेंगे B2 V3 बराबर, फिर B3 V4 बराबर B4 V5। और ये सभी जो दिखा रहा है कि सब संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ में आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे तो थम्स अप करिए,
जल्दी जल्दी थम्स अप कर दिए, एक प्यारा सा लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट आपका फैक्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर क्या होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है जानते हैं, माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 संख्या को शामिल करने से जो सदस्य बनते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के समुच्चय यानी सदस्य को आई या जेड से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित करते हैं? तो आई या जेड के द्वारा सूचित करते हैं। आइए जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे में आई या जेड बराबर हम इस तरह से मंझली ब्रैकेट देंगे, समझ गए। और इसके अंदर हम संख्या देखिए, प्राकृत संख्या के सदस्य में इधर जो देख रहे हैं ये प्राकृत संख्या है। इस प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य, ये -1, -2, -3, -4 ये माइनस वाला संख्या है। इसको मिला देने से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समुच्चय बन रहा है पूरा, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, आपसे पूछेगा कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, पूर्णांक संख्या को भी संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए भी इस तरह से आप लोग को संख्या रेखा खींचना है एक, ठीक। और यहाँ पे एक 0 पॉइंट लेंगे, ठीक ना, यहाँ पर एक 0 लेंगे, इसका नाम यहाँ पे 0 लेंगे और 0 के दाईं तरफ को संख्या को धनात्मक में लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, ठीक ना, सब बराबर दूरी पर है, +1, +2, +3। और 0 के बाईं तरफ जो संख्या देख रहे हैं -1, -2, -3, -4 ये सब ऋणात्मक होगा। आपसे पूछेगा कि पूर्णांक संख्या 2 0 के किस ओर है, बताइएगा दाईं ओर। अगर कहेगा पूर्णांक संख्या पर संख्या रेखा पर -2 0 के किस ओर आएगा, तो बाईं ओर, ठीक ना, ये बाईं ओर हो गया, इधर दाईं ओर। और सभी बराबर दूरी पर होगा 1, 2, 3 और इधर भी लेंगे -1, -2, -3, -4, ठीक। और यहाँ पर नामाकरण कर देंगे, इधर से करते चलेंगे B4 यहाँ से करेंगे, ठीक ना, B1, B2, B3, B4 यहाँ पे O रहेगा, फिर A1, A2, A3, A4, A5। लिखना कैसे है, तो इधर से लिखते चलेंगे B4, B3 B4, B3 बराबर, फिर ई दोनों को लेंगे B3, B2 बराबर, फिर B2, V1 लेंगे बराबर, फिर B1 O लेंगे, B1 O बराबर, फिर ये दोनों को लेंगे O A1 बराबर, फिर A1 A2 बराबर, A1 A2, फिर A2 A3 बराबर, A2 A3 बराबर, A3 A4 तो A3 A4, इसी तरह से A4 A5 आगे आगे बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से संख्या रेखा पे भी पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही, जो हमारा चैप्टर का नाम था परिमेय संख्याएं, यही हमारा चैप्टर था ना, रेशनल नंबर क्या होता है जी। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। किस रूप में, तो P और बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। उसे हम यहाँ देखिए P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसका कहने का सेंस है, जैसे P और ये बटा में Q है, तो P और Q की जगह पर अगर आप 0 दे देते हैं, 0 के बराबर करते, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा बच्चे, ठीक नहीं। 0 से इसमें कभी भागा ही नहीं लगेगा, और भागा लगाइए तो इन्फिनाइट आएगा, समझ रहे हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है, 5/2, 2/7, देखिए ये सब P/Q के रूप में है कि नहीं, नीचे Q है, 2/7 ये भी P/Q के रूप में है, -3/5 ये भी P/Q के रूप में, 4 है तो ये भी P/Q के रूप में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पर देखिए दिखाया है 4/1, ये भी P/Q के रूप में है। अच्छा 0 है, इसके लिए तो 0 है परिमेय संख्या की नहीं, हाँ बिल्कुल 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये भी देखिए P/Q के रूप में है। लेकिन यही आपको कह देता है कि 1/0 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। अगर 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो आपका इन्फिनाइट आंसर आएगा, इरूर। समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। अब परिमेय संख्या का गुणधर्म क्या होता है। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहला हमारा नियम होता है संवृत्त नियम, क्लोजर्स लॉ क्या होता है, ठीक ना। तो हम संवृत्त नियम को समझेंगे। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, तो यहाँ पर हमने
पूर्ण संख्या समृद्ध नियम को यहाँ पर बारी बारी से समझेंगे, ठीक ना, योग पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर। यानी कि हमको उदाहरण लेना है पूर्ण संख्या का, जैसे 2 और 8 और 0 लिए हैं, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। अभी पढ़े थे ना, 0 1 2 3 4, ये सभी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का हमने यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या का उदाहरण हमने क्या लिया है, पूर्ण संख्या का उदाहरण लिया 2 8 और 0। तो योग पर चेक करेंगे, मतलब कि यदि हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो क्या उसका अगला पूर्णांक भी जो आएगा वो पूर्णांक आएगा। जैसे 2 एक पूर्णांक है और 8 एक हम पूर्णांक लिए, तो इसको जो योग करके आएंगे क्या वह भी एक पूर्णांक होगा। तो देखिए 8 2 10, तो क्या 10 एक पूर्णांक नहीं है। जैसे 0 1 2 3 4, तो लास्ट गिनती करते जाएगा तो 10 आएगा कि नहीं इसमें, है। तो मिल रहा है ना कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो तीसरा जो हमको पूर्णांक मिलता है वो भी क्या मिलता है, पूर्णांक नहीं सॉरी पूर्ण संख्या मिलता है। तीसरा क्या मिल रहा है, पूर्ण ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पर वही सभी को चेक करना है कि कौन समृद्ध नियम को लागू कर रहा है और कौन लागू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर योग पर चेक करेंगे। सबसे पहले 2 और 8, दो पूर्ण संख्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, यानी 10 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। मतलब कि जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो तीसरा का भी एक पूर्ण संख्या आता है। जैसे 0 है और 8 को जोड़ेंगे तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे यही लिखना है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, मतलब कि समृद्ध नियम को लागू कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। तो इसका व्यापक रूप कहेगा तो माना ए और बी दो पूर्ण संख्या है, ए और बी दो पूर्ण संख्या है, और जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी भी एक पूर्ण संख्या मिलता है। जैसा कि जोड़े तो 10 आया ना, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब घटाव पर चेक करते हैं, घटाव के लिए समृद्ध नियम लागू करता है या नहीं। तो घटाव के लिए चेक करेंगे 8 और 2, ठीक। 8 - 2 करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6। पूर्ण संख्या के घटाने के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे अगर हम 8 में से 2 को घटाएं तो 6 आया। अच्छा इसको पलट के देखिए तो 2 - 8 करते हैं, 2 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 6, लेकिन 8 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। तो बताइए कि पूर्ण संख्या में आपको माइनस वाला संख्या मिला था कहीं पर, नहीं मिला था ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे चल जाएगा। तो बताइए जब ये दोनों को घटाएं 2 में से 8 को तो -6 आया, तो क्या इस पूर्ण संख्या में कहीं पर -6 है, नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाव के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं करता है, घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। आशा करते हैं बच्चे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और मजे से समझ रहेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को थम्स अप करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वो भी पढ़ाई का मजा ले सके। आप लोग मिलकर पढ़िए तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब गुना के लिए चेक करते हैं। तो दो पूर्णांक, वही एग्जांपल लेंगे, 2 और 8 वही पूर्णांक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक। तो अगर हम दो पूर्णांक को गुना किए तो तीसरा का भी एक पूर्णांक मिला, 16 आया ना। जिस तरह से पूर्ण संख्या में आपको आगे गुना पूर्णांक बोला जाता है बच्चे, थोड़ा सॉरी, पूर्ण संख्या है, 2 को पूर्ण संख्या है, 2 और 8 दो पूर्ण संख्या, और इसको जब गुना करते हैं तो तीसरा का भी पूर्ण संख्या यानी कि 16 ही मिल रहा है। उसी तरह से 0 और 8 के गुना की तो देखिए 0 आ गया, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या जो आपका है ना 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हैं पूर्ण संख्या अनंत तक। तो जब दो पूर्णांकों को हम गुना करते हैं तो तीसरा का भी एक हमें पूर्णांक नहीं सॉरी पूर्ण संख्या ही मिलता है, समझ गए। तो 0 और 8 को गुना किए तो 0 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, लिखना है क्या, पूर्ण संख्या गुना के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब कि समृद्ध नियम को लागू करता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ए और बी दो पूर्ण संख्या है, ठीक। ए और बी जब दो पूर्ण संख्या तो ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा ए बी भी एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है ना। जब दो पूर्णांकों को गुना किए तो तीसरा का क्या आया, पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्या को गुना किया तो तीसरा का क्या आया, पूर्ण संख्या ही आया। पूर्णांक बोला जाता है कभी कभी, पूर्ण संख्या के बारे में अभी समझ रहे हैं। चलिए अब भाग के लिए चेक करेंगे, घटाव के लिए तो हो गया, अब गुना के लिए हो गया ना, अब भाग के लिए चेक करेंगे। तो भाग के लिए भी वही एग्जांपल 2 8 0 है, ठीक। तब 2 में 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो इनके लिए 2/8। तो बताइए क्या यहीं पर पूर्ण संख्या में इस तरह से बटा में आपको मिला है 2/8, पूर्ण संख्या जो पढ़े थे तो उसमें कहीं पर 2/8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब भाग के लिए लागू नहीं होगा। पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे कि यह भाग जो है ना, पूर्ण संख्या भाग के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, समृद्ध नियम को लागू नहीं करता है, समझ गए। तो हमको पूर्ण संख्या के तीनों देख लिए, जोड़ पर देख लिए है ना, पूर्ण संख्या का हम जोड़ पर देख लिए, घटाव पर देख लिए, गुना पर देख लिए और भागा पर देख लिए, ठीक ना। तो ये चारों को हर
चारों को हर चीज में सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक के लिए चेक करेंगे, पूर्णांक संख्या को भी जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर चेक करेंगे, ठीक ना, और देखेंगे कि यह सेटिस्फाई करता है समृद्ध नियम को कि नहीं। आगे नेक्स्ट आपका है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है, एक माइनस में होता है, प्लस में भी होता है और जीरो पे होता है। ये पूर्णांक का उदाहरण लिए हैं, तो योग पर चेक करेंगे, ये दोनों को योग करिएगा, 8 और 3, ठीक ना, -8 + 3, तो 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, लेकिन माइनस में 8 बड़ा है तो यहाँ माइनस दे देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ें तो तीसरा भी एक पूर्णांक आया, माइनस में आया तो ये पूर्णांक ही है ना, तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक ना। उसी तरह से देखिए -8 है, जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 ही आया, तो तीसरा भी क्या मिला, पूर्णांक ही मिला ना, तो यह योग के लिए सेटिस्फाई है समृद्ध नियम। अगला घटाव के लिए चेक करते हैं, घटाव के लिए उसी तरह से लेंगे, -8, ठीक, एग्जाम्पल वही रहेगा, और यहाँ पे घटाना है तो -3 कर देंगे। तो देखिए -8 और -3 तो जोड़ें तो 8 3 11 आ गया, तो क्या आया, तीसरा भी एक पूर्णांक है कि नहीं, तीसरा भी एक पूर्णांक हो गया। अच्छा 3 और 0 तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक घटाव के अंतर्गत समृद्ध है, पूर्णांक घटाव के अंतर्गत समृद्ध है ना, मतलब समृद्ध नियम को लागू कर रहा है ना घटाव में, तो यहाँ पर लिख देना होगा a और b दो पूर्णांक हो तो a - b तथा b - 1 पूर्णांक होगा, ठीक है, पलट के भी घटा रहे हैं तो एक पूर्णांक आ रहा है। तो बारी बारी सबका चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। गुना पर अब चेक करेंगे तो 3 और -8 लेंगे, गुना करेंगे तो 8 दिया 24, यह भी एक पूर्णांक आ रहा है। 0 गुना 3 करेंगे तो गुना करने पे भी 0 आ रहा है, मतलब कि जब दो पूर्णांक को गुना किए तब भी 24 आ रहा है, दो पूर्णांक को यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब कि गुना जो है ये गुना समृद्ध नियम को लागू कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे यही लिखना है a तथा b के लिए a क्रॉस b एक पूर्णांक होगा। अब भाग के लिए चेक कर लेते हैं, भाग के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं, तो -8 भागा 3 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कैसे, -8/3, -8/3। तो बताइए कहीं पूर्णांक संख्या में इस तरह से आपको मिलता है -8/3, लागू करता है क्या, तो नहीं, यहाँ लिखेंगे भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यानी भाग के लिए पूर्णांक संख्या सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ देखिए 0/8 है, भाग देंगे तो 0/8 ऐसे लिखेंगे, 0/8 लिखेंगे, तो क्या इसे बॉटम आपको पूर्णांक संख्या कहीं पर मिलता है, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे यह भाग के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए अब पूर्णांक संख्या हो गया, तो अब परमेय संख्या के लिए चेक करेंगे, परमेय संख्या रेशनल नंबर को भी चेक करना है समृद्ध है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं समृद्ध नियम को, ठीक ना। तो यहाँ लिए हैं 2/3, 4/5 लिए हैं, दो उदाहरण लिए हैं, योग पर चेक करेंगे तो 2/3 और 4/5, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 मरते में 2 में जाके गुना करेगा तो 10, 5 से भाग दीजिएगा 15 में तो 5 × 15, 4 में जाके गुना करेगा तो 4 × 12, जोड़ लीजिएगा 10 12 तो 22/15। तो यहाँ देख रहे हैं जब दो परमेय संख्या को जोड़ते हैं तो तीसरा भी हमें परमेय संख्या के रूप में ही मिल रहा है, बटा के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे ही लिखना है कि परमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, यानी समृद्ध नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। जब दो पूर्णांक परमेय संख्या को जोड़े तो तीसरा भी परमेय संख्या ही मिला, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत मजे से आप लोग पढ़ते रहे, सब समझ में आएगा। घटाव के लिए चेक करेंगे तो 2/3, 4/5 है, ठीक, तो ये दोनों के एलसीएम लेंगे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 ऊपर में 2 जगह गुना करेगा तो 10, 5 × 15 3 बार में, 4 में गुना करें 4 × 12, 10 में से 12 जाएगा तो -2/15। परमेय संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक ना, यानी जब दो पूर्णांकों को घटा रहे हैं तब भी एक हमें परमेय संख्या मिल रहा है, जब दो परमेय संख्या घटा रहे हैं तब भी एक परमेय संख्या मिल रहा है, यानी कि घटाव के लिए भी सेटिस्फाई करता है परमेय संख्या। आगे चेक करते हैं गुणन के लिए, गुणन के 2/3, 4/5 वही है, ठीक ना, उदाहरण वही लेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, अब 5 × 15। तो देखिए जब दो परमेय संख्या को गुना किए तो तीसरा जो हमें संख्या मिला वो भी एक परमेय संख्या है ना, तो बस यहाँ लिखेंगे कि समृद्ध नियम को लागू कर रहा है परमेय संख्या गुना पर, परमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक ना, क्लोजर है। आगे भाग के लिए चेक करेंगे 2/3 और भागा 4/5, भागा है तो भागा चिन्ह देंगे ना इस तरह से। अब देखिए 2/3 है तो 2/3, 4/5 है तो भागा को चिन्ह हटाएंगे यहाँ तो गुणा चिन्ह देंगे, तो 5 ऊपर 4 नीचे, 5 दूना 10 और ये 4 × 12। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जब दो परमेय संख्या को गुना किए तो ये भी एक परमेय संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर परमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक ना, परमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है, कब है, 0 को छोड़ करके, केवल 0 को छोड़ के लिए सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे लिखना है b का मान 0
यहाँ पे लिखना होगा b का मान शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या a और b के लिए लागू होगा, a बटा b, a भागा b परिमेय संख्या होगा। केवल किसको, 0 को छोड़ करके बाकी सब परिमेय संख्या के लिए लागू हो जाएगा भाग के अंतर्गत। अब आइए पूरी वीडियो जो हम पढ़े हैं इसको एक चार्ट से समझते हैं। एक चार्ट के द्वारा अच्छी से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याएं, ठीक। संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध जो है वो लिखा हुआ है, इधर समृद्ध नहीं है जो लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए योग के है, घटाव के है, गुणन के है, इधर भाग के है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या योग के अंतर्गत, हाँ। घटाव के अंतर्गत, हाँ। गुणन के अंतर्गत, हाँ। भाग के अंतर्गत तो नहीं। पूर्णांक संख्या तो योग के अंतर्गत देखे थे समृद्ध था, घटाव के अंतर्गत समृद्ध था, गुणन के अंतर्गत समृद्ध था, हाँ, ठीक ने। भाग के अंतर्गत नहीं था। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत तो हाँ, घटाव के अंतर्गत तो नहीं आया था, ठीक ने। गुणन के लिए तो हाँ, भाग के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रकृत संख्या आपको नहीं बताए हैं तो कहिएगा सर प्रकृत संख्या के चल। तो देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में कोई फर्क ही नहीं है। पूर्ण संख्या में बस 1 और 2 3 यहाँ से शुरू होता है। अब प्राकृत संख्या में आपको बस ये 0 का हटा करके 1 2 3, तो बस इसमें 0 ही नहीं है ना, बाकी तो सब काम उसी के जैसा है। तो ये भी होगा सेम टू जैसे वो हुआ था, पूर्ण संख्या जैसे हुआ था उसी प्राकृत संख्या होगा। तो देखिए योग के लिए भी हाँ हो जाएगा, घटाव के लिए नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। गुणन के लिए हाँ हो जाएगा, भाग के लिए नहीं होगा, ठीक। तो ये चार्ट आपको काम करेगा, याद रखिए। चलिए अगला आपका पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए कि आपको एक्सरसाइज में होगा। क्रम विनिमयता मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक ना। यदि a और b दो पूर्णांक हो, ठीक ना, मतलब a हो तो a प्लस b, और क्रम विनिमयता का मतलब है ना इसको क्रम को चेंज कर, जैसे a प्लस b जोड़े तो इसको क्रम चेंज करिए। अब a की जगह पर b लेके आए और b की जगह पर a को लेके चले गए। तो यहाँ पर देखिए b प्लस a पलट करके जोड़े हैं ना, यहाँ पर a प्लस b और प्लस b प्लस ए पलट करके चेंज करने पर इसके क्रम में अगर कोई चेंजिंग नहीं आता है तो क्रम नियम को लागू करेगा। तो जिस तरह से अभी देखे तो उसी तरह से सभी संख्या को बारी बारी से देखेंगे। पूर्ण संख्या के लिए सबसे पहले चेक करेंगे तो 2 और 3 लेंगे। योग के लिए चेक करना है तो 2 प्लस 3, फिर इसको क्या कर रहा है पलट दीजिए, b प्लस ए करिए, मतलब 3 को पहले 2 के बाद। अब योग करिए दोनों का तो 3 2 5, इसको भी करें तो 3 2 5, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया। तो लिख देंगे कि योग के लिए क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई कर रहा है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। घटाव के लिए तो 2 माइनस 3, फिर पलट के चेंज करेंगे तो 3 माइनस 2 होगा ना, यहाँ 1 कैसे आ गया, पलट के चेंज करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर आइए 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस का 1। तो इधर देखिए माइनस का बनाया, इधर का प्लस का बनाया, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। क्या लिखेंगे घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता है। समझ में आया। अब भाग गुणा के लिए चेक करते हैं। गुणन के लिए वही लेंगे 2 और 3, ठीक, दोनों को गुना करेंगे, फिर पलट के गुना करेंगे 3 गुना 2, 2 गुना 3, फिर 3 गुना 2, 3 को पहले 2 के बाद, तो 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यानी गुना के लिए क्रम विनिमय नियम लागू करता है। भाग के लिए चेक करेंगे 2 भागा 3, और इसको भी चेक करना है तो आपको यहाँ पे भाग के लिए चेक करेंगे तो 2 भागा 3, तो फिर क्या करिएगा 3 भागा 2, ठीक ना। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। यहाँ पे गलती हो गया था थोड़ा लिखने में, यहाँ पे 3 भागा 2 होगा ना, ठीक है। तो भाग के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करेगा। चलिए पूर्णांक के लिए चेक करते हैं। पूर्णांक इंटीजर, ठीक ना, तो इसमें एक प्लस या माइनस भी ले सकते हैं, 2 और माइनस 5 लिए हैं, तो इसको भी जोड़ेंगे 2 प्लस माइनस 5, फिर इसको क्या करना है माइनस 5 को पहले रखेंगे, 2 को बाद में रखेंगे, ठीक ना, क्रम को चेंज करके योग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3, यहाँ पर आइए माइनस 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3, मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, यहाँ भी 3 माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3। तो लिखेंगे योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू है। पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू करता है। घटाव के लिए चेक करते हैं तो घटाव के लिए 2 माइनस यहाँ पे माइनस का 5, फिर बराबर, माइनस 5 को पहले करेंगे 2 को बाद में, घटा रहे हैं ना तो माइनस 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा तो 2 प्लस 5 तो 7, यहाँ पर आ जाइए माइनस 5 माइनस 2, ठीक ना, माइनस 5 माइनस 2 है, तो माइनस 5 तो जोड़ देंगे तो माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस का 7, इधर का 7, देखिए तो इधर 7 प्लस में इधर माइनस में, तो क्या बराबर है, नहीं है। तो घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता है।
गुणन के लिए चेक करते हैं, गुना पर चेक करते हैं तो 2 गुना -5, क्रम को चेंज करेंगे तो -5 पहले 2 को बाद में, ठीक, ए बी तो बी ए, 5 दूना 10, इधर भी आ रहा है, इधर भी गुना करेंगे तो माइनस का 10, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, -10 -10, तो लिखेंगे गुना के लिए क्रम नियम लागू करता है, ठीक ना, पूर्णांक संख्या गुना के लिए क्रम विनिमय नियम लागू कर रहा है। भाग के लिए चेक करेंगे तो भाग के लिए 2 भागा -5, फिर लिखेंगे -5 भागा 2, तो बताइए दोनों बराबर है जी, नहीं बराबर है, ठीक ना, तो इसको काट देंगे, भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 2/3 को लिए हैं परिमेय संख्या, एक 2/5 लिए हैं। योग के लिए चेक करेंगे तो 2/3 और यहाँ पे 2/5, 2/3 प्लस 2/5, फिर इसको चेंज करेंगे ना, 2/5 पहले और 2/3 बाद में, बी और उसके बाद ए। दोनों कैल्शियम लिए हैं 15, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 5 × 15 3 मारते में 3 दूना 6, इसका कैल्शियम लेंगे तो 15 वही, 5 × 15 3 मारते में 3 दूना 6, और 3 × 5 = 15, 5 मारते 5 दूना 10, 10 6 16/15, इसको जोड़ेंगे तो 10 6 16/15, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू कर रहा है। घटाव के लिए चेक करते हैं, घटाव के लिए 2/3, 2/5, फिर 2/5 पहले करेंगे माइनस का 2/3, तो यहाँ पर घटाएगा तो 3 5 × 15 आ जाएगा, ठीक ना, 5 दूनी 10, फिर 5 × 15 3 दूना 6, ये दोनों कैल्शियम 15, 5 × 15 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपको आ जाएगा 4/15, इधर घटाएगा तो -4/15, देखिए बराबर है जी, नहीं, इधर 4/15 इधर -4/15, लिखेंगे परिमेय संख्या घटाव के लिए संबंधित क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता है। गुना के लिए चेक करेंगे तो गुणन के 2/3 2/5 बराबर, क्रम को चेंज करेंगे तो 2/5 पहले 2/3 बाद में, गुना करेंगे तो 2 दूना 4, नीचे में 5 × 15, 2 दूना 4 5 × 15, दोनों तरफ देखिए बराबर है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या गुना के लिए क्रम विनिमय नियम लागू है करता है। भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए शायद नहीं करेगा, भाग के लिए 2/3 भागा 2/5, चेंज करेंगे तो 2/5 पहले भागा 2/3, ठीक, तो इसको आप करिएगा ना तो देखिए 2/3 भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 दूना 10/6 हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर आइए 2/5 चेंज करेंगे भागा को गुना में तो 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूना 6 या 5 दूना 10, देखिए इधर 10/6 है, इधर 6/10, क्या बराबर है, नहीं है, परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं कर रहा। समझ में आया? आशा करते हैं बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब आइए पूरे वीडियो जो देखे हैं उसका हम एक चार्ट में आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए संख्याएं लिखे हैं, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम पढ़े तो क्रम विनिमय नियम है, और यहाँ योग के लिए है, घटाव के लिए है, गुणन के लिए, भाग के लिए, एक चार्ट में पूरी समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या योग के लिए तो हाँ, घटाव के लिए नहीं, गुणन के लिए तो हाँ आ रहा है, ठीक ना, और भाग के लिए नहीं। पूर्णांक संख्या तो योग के लिए हाँ, घटाव के लिए नहीं, गुणन के लिए तो हाँ, भाग के लिए नहीं, देखे तो ना भी, परिमेय संख्या योग के लिए, पूर्ण संख्या योग के लिए तो हाँ आ जा रहा है, घटाव के लिए नहीं आ रहा था, और गुणन के लिए आ जा रहा था हाँ, तो भाग के लिए नहीं, ठीक। प्राकृतिक संख्या जिस तरह से पूर्ण संख्या सेम टू सेम, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या कोई फर्क नहीं, बस इसमें 0 था, इसमें 1 से शुरू होता है, तो इसमें भी योग के लिए हाँ हो जाएगा, घटाव के लिए नहीं होगा, और गुणन के लिए हाँ हो जाएगा, भाग के लिए नहीं होगा। तो बस यहीं तक रहने देते हैं बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, तो एक प्यारा सा थम्स अप कर दिया और कमेंट में बताइए आपका हमारा आज पढ़ाई वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप हमें मोटिवेट करिए बच्चे, ताकि आपको और अच्छी वीडियो हम डालते रहें, और पूरे चैप्टर का हम डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द